नमस्कार। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी बियाह। जबलपुर से आजमगढ़ ड्योढ़े दर्जे का जनाना डिब्बा और पूरे डिब्बे में मैं अकेली। डाकगाड़ी हवा में उड़ती चली जा रही थी और मेरे दिमाग में रह रहकर एक ही बात चक्कर काट रही थी कि जब जब मैं बच्ची को लेकर आती हूँ डिब्बे में तिल रखने की जगह नहीं होती, और आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो डिब्बे भर में यात्रा करने वाली एक भी स्त्री नहीं। साथ में न तो कोई पुस्तक थी और न अखबार। मुझे अकेलापन अखरने लगा। बच्ची साथ होती तो वह इस बेंच से उस बेंच, इस खिड़की से उस खिड़की, डिब्बे भर में दौड़ लगाती। उसे संभाल रखने में मैं इतनी व्यस्त रहती, न तो पुस्तक का ही अभाव खटकता और न ही किसी सहयात्री का। जबलपुर से चलकर गाड़ी कटनी में रुकी। दूसरे डिब्बे में कोई यात्री चढ़े और कई उतरे, पर इस जनाने इंटर में कोई परिवर्तन न हुआ। मैं जबलपुर से जैसे अकेले चली थी वैसे ही कटनी से भी चली। डाकगाड़ी फिर हवा से बातें करने लगी। सतना आया। ट्रेन की गति कुछ धीमी पड़ी और मैं उठकर खिड़की के पास गई। एक छोटा सा बच्चा, लड़की या लड़का, प्लेटफार्म पर दौड़कर चला आ रहा है। उसके हाथ में पीतल की एक छोटी सी थाली थी। थाली में एक छोटी सी कटोरी, एक गिलास, यह सब वह आरती उतारने के मुद्रा में लेकर दौड़ रहा था। ट्रेन रुकी, वह भी बच्चा रुक गया, ठीक मेरे डिब्बे के सामने। तभी मैंने देखा कि एक कांस्टेबल और स्टेशन के 2-3 कर्मचारी उस बच्चे के विषय में कुछ बातें कर रहे थे। बच्चा उन्हीं के पास खड़ा था। जाने क्या सोचकर वह कांस्टेबल बच्चे को लाया और दरवाज़ा खोलकर डिब्बे में बिठा दिया। बच्चे को बैठाने के बाद वह मुझसे विनय स्वर में बोला, बहन आप ज़रा इस लड़की को इलाहाबाद में उतार देना। कई दिनों से यह स्टेशन आती है और कहती है इलाहाबाद जाना है। मैंने पूछा, पर यह बच्ची है किसकी? यह तो मैं नहीं जानता, कांस्टेबल ने कहा, पर इसे इलाहाबाद जाना ज़रूरी है। कई दिनों से कह रही है और गाड़ी के पास आकर दौड़ कर आती है। मैं और कुछ पूछूं, सीटी हो गई और ट्रेन चल पड़ी। मैंने सोचा कि ये मुसीबत ही है। ट्रेन इलाहाबाद लगभग 11 बजे पहुंचती है। आज 1 घंटा पीछे जा रही है तो 12 बजे से पहले क्या पहुंचेगी? इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते यह सो गई तो कोई इसे लेने आएगा? कोई न आया तो किसे सौंपूंगी इसे? एक साथ मेरे मन में कई प्रश्न उठे, पर ट्रेन चल चुकी थी और वहाँ मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। अब मैंने मुड़कर उस बच्ची की ओर देखा। वह बेंच पर न बैठकर नीचे एक कोने में सिमट कर बैठ गई थी। उसके सामने वह थाली, कटोरी और गिलास थे। देखने में वह 5-6 वर्ष से अधिक की न जान पड़ती थी। कपड़ों के नाम पर एक मैला सा कपड़ा उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। सिर के बाल लड़कों की तरह कटे हुए थे। चेहरे पर विषाद की गहरी छाप थी। उसे देखकर ऐसा लगता था इस छोटी सी आयु में उसने बहुत दुख देख लिए हैं। मेरी बच्ची और इस बच्ची में कितना अंतर है। यह गढ़ी हुई मूर्ति की तरह शांत और स्थिर बैठी थी। डाकगाड़ी उसी पूर्ण वेग के साथ दौड़ रही थी, पर वह बालिका एक तपस्वी की तरह शांत और मौन बैठी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका नाम पूछा। उसने मेरी तरफ बिना देखे ही जवाब दिया, राम प्यारी। तुम कहाँ जा रही हो? इलाहाबाद। इलाहाबाद में किसके पास जाओगी? मैंने पूछा, और इस बार उसने सिर उठाकर उत्तर दिया, अपने ब्याह के पास जाई। इतने आश्वासन और विश्वास के साथ उसने कहा, ब्याह के पास? तो इसकी शादी हो चुकी है? मैंने पूछा, तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मरी गए। उसी विकार रहित स्वर में उसने कहा, मरे हुए कितने दिन हुए? और तुम्हारा कोई नहीं है? ढेर दिन अस्पताल में रहे, एक के बाद वही मर गए। हमारा ब्याह इलाहाबाद में है। और यह थाली, कटोरी, गिलास कहाँ से लेकर आई हो? अपने घर से लेकर आई हूँ, ब्याह के घर लेकर जा रही हूँ। मैंने सोचा यह बच्ची जिसके माँ बाप के मरने पर
इसके ब्याह ने कोई खोज खबर न ली। उसी ब्याह को खोजने यह कितने विश्वास के साथ निकली है। मैंने फिर पूछा, इलाहाबाद में तुम्हारा ब्याह कहाँ रहता है? उसने फिर वही सीधा साधा उत्तर दिया, वह इलाहाबाद में। अब मैं और उससे क्या पूछूं? वह इलाहाबाद को भी अपने गांव सरीखा मानती है, जहां गिने चुने कुछ घर होंगे, आराम से अपने ब्याह को खोज लेगी। मैंने पूछा, इससे पहले कभी ब्याह के घर गई हो? उसने आश्चर्य मिश्रित कातरता के साथ देखते हुए कहा, चावल हुए बिना ब्याह के घर कोई नहीं जाता। अब इससे अधिक प्रश्न करना उस पर अत्याचार होता, अतः मैं चुप रह गई। गाड़ी उसी तेजी के साथ चल रही थी। ठंडी हवा तीर की तरह भीतर आकर शरीर को कँपाने लगी। मैंने अपनी शाल निकालकर ओढ़ ली और केवल दो दिन के लिए जा रही थी, इसलिए कपड़े भी इन्हें गिने थे। अतः मैंने बहुत सोच विचार कर मैंने तय किया कि बिछाने की चादर के बिना मेरा काम चल सकता है। उसे निकालकर मैंने उस बच्ची को उड़ा दिया। वह कुछ नहीं बोली, बस विस्मय के साथ मेरी ओर देखती भर रही। शाम बढ़ चुकी थी, कुछ भूख भी लग गई। मैंने खाना निकाला, कुछ उसे दिया और स्वयं भी खाया। उस लड़की ने मेरे मातृत्व को क्रियाशील होने का अवसर दिया। खाना खाने के बाद कुछ देर लेट जाने की आदत है, अतः मैं लेट गई और सो गई। इतने में गाड़ी फिर रुकी। यह माणिकपुर था। चित्रकूट दर्शन करके लौटने वालों स्त्रियों का झुंड एक साथ डिब्बे में भर गया। मैंने पैर सिकोड़कर 2 स्त्रियों को बैठने की जगह दी, किंतु मैं उठी नहीं, लेटी रही। फिर उनका ध्यान उस लड़की की ओर गया और पूछताछ शुरू हो गई। एक महिला ने मुझसे पूछा, क्यों बहन जी, यह बच्ची आपके साथ जा रही है? और मैं नहीं कहकर सो गई। अब सीधे उसी से प्रश्न होने लगे। क्या पूछा गया मैं सब तो सुन नहीं सकी। रामप्यारी की बातों को सुनकर वह जोर से हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद बहुत शोरगुल सुनकर मैं उठ बैठी। देखा तो सामने ही पटिए पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इलाहाबाद जंक्शन। सजग होकर मैंने उस कोने को देखा जहाँ रामप्यारी बैठी थी, पर वह वहाँ नहीं थी। मेरी चादर समेटकर, मेरे पैताने रखकर रामप्यारी अपने ब्याहे को ढूंढने चली गई। सामने प्लेटफार्म पर जहाँ चित्रकूट के दर्शन का पुण्य लाभ करके लौटने वाली स्त्रियों का समूह खड़ा था, जिससे बिना टिकट की यात्रा करने के कारण टिकट जांच करने वाली महिला डबल किराया लेने के लिए उलझ रही थी। मैंने देखा रामप्यारी कटोरी, गिलास और थाली को आरती की मुद्रा में पकड़े खड़ी है। उन स्त्रियों के साथ वह भी रोक ली गई थी। उन स्त्रियों के यह कहने पर कि वह लड़की उनके साथ नहीं है। टिकट जांचने वाली महिला ने रामप्यारी से पूछा, छोकरी तू कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है? और रामप्यारी का उत्तर था, घरे जाई लाग है, अपने ब्याह के घर जाब। और वह आगे बढ़ गई। मैं देखते रह गई। जंक्शन का कोलाहल उसी प्रकार हो रहा था, पर मेरे कानों में रामप्यारी का स्वर गूंज रहा था, ब्याह के घर जाब। धन्यवाद। मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।